Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before we move forward, there is an announcement for those students who are planning to write APSC mains CC एग्जाम दैट इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ अक्टूबर महीने में जो एग्जाम होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिखने वाले हैं देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल SPM like every year will be conducting an open mains mock test जिस तरीके से आपका फाइनल एग्जाम होता है उसी लाइन पे मेंस मॉक टेस्ट हम कराएंगे मेंस मॉक टेस्ट के डेट है 20 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर जैसे 3 दिन आपका एग्जाम होता है 6 पेपर होते हैं वैसे ही दिस मेंस मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड जनरली हर साल हम लोग इस तरह के 2 मेंस मॉक कराते हैं लेकिन इस साल चूंकि APSC ने समय कम दिया बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस दैट इज व्हाई विल बी कंडक्टिंग ओनली वन मेंस मॉक सो इफ यू आर प्लानिंग टू राइट मेंस इट इज सजेस्टेड कि एक बार ये सिमुलेशन टेस्ट दे दें इससे आपका एग्जाम का टेम्परामेंट बेहतर होता है और ये नंबर है यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं कैसे रजिस्टर करना है उन सब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्लैश फ्लड इन अपर नेपाल इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्लैश फ्लड होता क्या है फ्लैश फ्लड मीन्स सडन एंड रैपिड इनंडेशन इनंडेशन मीन्स फ्लडिंग एकाएक से तेज प्रवाह में जब पानी आता है और आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिसरप्ट कर देता है तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड जो ऑर्डिनरी रिवर फ्लड होता है उसका पानी धीरे धीरे राइज करता है तो इट गिव्स इनफ टाइम फॉर पीपल टू रिहेबिलिटेट एंड रेस्क्यू लेकिन फ्लैश फ्लड में इतना टाइम मिलता नहीं है दैट इज वाई फ्लैश फ्लड कॉजेज लार्जर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी दीज काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव और फ्लैश फ्लड तो अपने को गुवाहाटी में भी कभी कभार देखने को मिलता है बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है आधे घंटे के अंदर बट दीज काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन माउंटेनियस रीजन जहाँ पे स्लोप काफ़ी स्टीप है क्योंकि फिर होता क्या है कि पानी बहुत तेज रफ्तार से नीचे आता है स्टीप स्लोप से उतरते हुए और तेज रफ्तार के कारण द वाटर कैरीज अलॉन्ग विथ इटसेल्फ रॉक्स बोल्डर्स मड डेबरी और फिर बिकॉज ऑफ द नैरो वैली स्लोप भी है वैली भी नैरो है तो पानी काफ़ी तेज रफ्तार से तमाम मड बोल्डर्स रॉक्स लेकर के आता है और फिर नीचे प्लेन्स में वो बिगर डैमेज करता है प्लेन्स दैट स्टार्ट राइट आफ्टर द या प्लेन्स ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है तो फ्लैश फ्लड का सरल सा मतलब है कि सडन इनंडेशन सडन फ्लडिंग ऑफ एन एरिया flash flood becomes more destructive when it happens in an area which is having steep slope of mountain and narrow valley because in that case the velocity of the streams are high and they carry a lot of boulders mud along with themselves causing bigger damage अब समझते हैं नेपाल में क्या हुआ है कल के दिन 26 अगस्त को devastating flash flood struck near नेपाल तिब्बत बॉर्डर रीजन यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक फ्लैश फ्लड देखने को मिला एट गायरोंग पोर्ट ये गायरोंग पोर्ट जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर क्रॉसिंग पे है इससे रिलेटेड एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब सर्कुलेट हो रहा है कि कैसे 2 मिनट के अंदर पानी कितना राइज कर जाता है सो एट दिस गायरोंग पोर्ट अ फ्लैश फ्लड वाज विटनेस्ड दिस फ्लड फ्लश is associated with लेंदे खोले रिवर ये लेंदे खोला रिवर है which later on merges into भोते कोसी this भोते कोसी is a tributary of Sun Kosi and this Sun Kosi along with several other water channels like दूध कोसी तमोर इस तरह के 7 अलग अलग वाटर स्ट्रीम से मिल करके बना है सप्त कोसी रिवर जो भारत में कोसी नदी नाम से जाना जाता है जो गंगा नदी को ज्वाइन करता है एज इट्स लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इन बिहार तो यहाँ पे जो एक
चैनल है या रिवर है छोटा सा, लेंदे खोला रिवर। ये बाद में जाकर के भोते कोसी में मिलता है। यहाँ लेंदे खोला रिवर में ही ये आया है फ्लैश फ्लड। और इस रीजन में, गायरोंग पोर्ट रीजन में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। इस फ्लैश फ्लड के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अभी तक जो जियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने फाइनल अपना असेसमेंट नहीं दिया है। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन कि व्हाट माइट बी द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस फ्लैश फ्लड। लेकिन जो फर्स्ट असेसमेंट आ रहा है उसके हिसाब से पहले अर्थक्वेक आया। उस अर्थक्वेक के कारण आसपास के जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहां पे थोड़ा एवलैंच आया। और इसके अलावा जो आइस थे ग्लेशियर्स के, वो भी थोड़े ब्रेक हुए। तो एवलैंच एसोसिएटेड विद सम लैंडस्लाइड। इस कारण से हुआ क्या कि ये जो लेंदे खोले रिवर है, इसका फ्लो एक बार के लिए डिसरप्ट हो गया। इस तरीके का एक टेम्पोररी डैम बन गया, टेम्पोररी नेचुरल डैम बन गया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड एंड एवलैंच। तो बोल्डर्स, रॉक और उसके साथ थोड़े से आइस क्रिस्टल्स, इन सब ने लेंदे खोले रिवर का फ्लो को थोड़ा डिसरप्ट कर दिया विथ हेल्प ऑफ दिस नेचुरल डैम। बट ये नेचुरल डैम है, नेचर द्वारा बना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो था नहीं। फ्लो काफ़ी फ्लो इम्पीड हुआ था एक बार के लिए, पानी काफ़ी इकट्ठा हुआ था। उसके बाद ये डैम टूट गया एंड द सडनली द destruction of this dam led to huge amount of water release in the upper riparian area, and that led to this inundation या flash flood that happened in this area near Garong port, is mainly associated with this Lende Khola river. नेपाल के अंदर इस तरीके की फ्लैश फ्लड की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, गुवाहाटी में भी फ्लैश फ्लड आता है, लेकिन यहाँ पे इतना नैरो रीजन नहीं है। उसके अलावा माउंटेन्स जो या हिल्स हैं, उनका स्लोप भी इतना स्टीप नहीं है कि जिस कारण से बहुत ज़्यादा रॉक्स या बोल्डर्स या मड आए, तो इस कारण से इतना डैमेज नहीं होता है। लेकिन नेपाल के अंदर क्या है, एक तो नेपाल पूरी तरह से हिमालयन इकोसिस्टम में ही सेटल्ड है। हिमालयन इकोसिस्टम इज फ्रजाइल, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, टेक्टोनिकली काफ़ी एक्टिव हैं, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। अर्थक्वेक के कारण रॉक्स डीस्टेबलाइज होते हैं, ग्लेशियर्स डीस्टेबलाइज होते हैं, तो वो क्रैक्स पड़े होते हैं रॉक्स और ग्लेशियर्स में, यानी कि उनका एवलैंच या लैंडस्लाइड होना बहुत नेचुरल है, बहुत इजीली हो सकते हैं। तो यंग एंड जियोलॉजिकली फ्रजाइल हिमालयाज, नैरो रिवर गॉर्जेस, नदियों का जो फ्लो है वो नैरो गॉर्जेस के थ्रू होते हुए गुजरता है। इनफैक्ट नदियां गॉर्जेस काट करके ही, पहाड़ों के बीच में गॉर्जेस काट करके ही आगे बढ़ती हैं। तो दीज गॉर्जेस आर जनरली वेरी नैरो, और इस कारण से यहाँ पे एक नेचुरल डैम और उससे एसोसिएटेड ब्लॉकेज होना काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी कॉमन है। फिर नैरो गॉर्जेज हैं, नदियों का पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो अपने साथ वो बहुत सारा सेडिमेंट डेबरी लोड लेकर के चलते हैं, जिस कारण से डैमेज इन द लोअर रीजन, जहाँ पे इनंडेशन हो रहा है, उस वहाँ पे डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड कंसंट्रेटेड सेटलमेंट, नेपाल के अंदर कुछ ही एरियाज हैं, बाकी बहुत सारे एरियाज तो हिली एरिया हैं, वहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल है नहीं, बहुत स्टीप हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट हैं, तो जो भी सेटलमेंट वाला एरिया है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है। मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि हजार्ड अलोंग विथ हाई एक्सपोजर एंड हाई वल्नरेबिलिटी लीड्स टू डिजास्टर। और एक्सपोजर बढ़ता है जब सेटलमेंट काफ़ी कंसंट्रेटेड हो, एक पर एक घर हैं, लोग काफ़ी एक साथ रह रहे हैं। तो अगर इस एरिया में कोई भी हजार्डस कंडीशन है और वो अगर ट्रांसलेट होता है इनटू डिजास्टर, तो उस केस में डैमेजेस ज़्यादा होंगे। नेपाल के अंदर कंसंट्रेटेड सेटलमेंट इंक्रीजेज द एक्सपोजर एंड डिफिकल्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स। नेपाल के अंदर चूंकि रग्ड टेरेन है, तो किसी डिजास्टर के केस में वहाँ पे रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू मिशन भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। So these are some factors which makes
नेपाल पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फ्लैश फ्लड या इनंडेशन? इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये लेंदे खोला रिवर पे बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 2 4 5 6 महीने में लोग तो भूल जाते हैं कि ये फ्लैश फ्लड आया था, कौन सी नदी में आया था। यूपीएससी एपीएससी वाले नहीं भूलते, और फिर वो सीधा इस नदी का नाम कहीं एक छोटा सा मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया इससे रिलेटेड। कितनी नदियां हैं? तो लेंदे खोला है, बाद में भोते कोसी, ये सन कोसी के साथ मिलता है। सन कोसी along with 6 other streams make सप्त कोसी। नेपाल में इसको सप्त कोसी कहा जाता है, बिहार में कोसी, और बिहार में इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, और बाद में गंगा नदी से मिलता है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इन दोनों क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिजोल्यूशन अगेंस्ट यूरेनियम माइनिंग इन मेघालय। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले यूरेनियम माइंस या डिपॉजिट्स के बारे में देखते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। भारत में सबसे पहला यूरेनियम माइनिंग एक्टिविटी शुरू हुई इन झारखंड एट जादूगुड़ा यूरेनियम माइन। यहाँ झारखंड में आप देखें जादूगुड़ा यूरेनियम माइन है। झारखंड में और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस हैं, जैसे कि भातीन, नवा पहाड़, तुरामदी। जादूगुड़ा सबसे पहला है, कम से कम इसका नाम याद रखिए। उसके अलावा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम माइनिंग होती है। वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट यूरेनियम माइन है तुमलापल्ली। तुमलापल्ली इज इनफैक्ट लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व इन इंडिया सो फार। इसके अलावा मेघालय के अंदर महादेव बेसिन भी है, जहाँ पे यूरेनियम माइंस हैं। महादेव बेसिन, जहाँ पे यूरेनियम माइंस हैं, जैसे कि दोमिया सियात, वाखीन, मौसीन राम। तो ये सब इंपॉर्टेंट माइंस हैं मेघालय के। माना जाता है कि मेघालय के जो माइंस हैं यूरेनियम माइंस, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दे आर हाई ग्रेड यूरेनियम एंड ओवरऑल दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 16% ऑफ इंडियाज टोटल यूरेनियम रिजर्व। लेकिन अभी मेघालय में प्रॉपर सर्वेइंग, मैपिंग होना बाकी है। वहाँ पे यूरेनियम एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेघालय में काफ़ी लंबे समय से यूरेनियम माइनिंग के प्रपोजल के अगेंस्ट लोकल प्रोटेस्ट होता रहा है। लोग, पीपल देयर इन मेघालय आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया कि वहाँ पे यूरेनियम माइनिंग हो, क्योंकि उससे वहाँ की लोकल इकोसिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है, प्रिस्टीन नेचर को डैमेज हो सकता है। अब इसी डिमांड के कारण, ये कंटिन्यूअस डिमांड उठने के कारण, अब मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड ए रिजोल्यूशन अपोजिंग यूरेनियम माइनिंग इन मेघालय। जैसा कि मैंने आपको कहा, दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड आफ्टर लोकल कम्युनिटीज रजिस्टर्ड अबाउट द अगेंस्ट द प्रपोज्ड यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन द स्टेट। अगर ओवरऑल यूरेनियम सप्लाई की हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर लगभग 1500 to 2000 टन्स ऑफ यूरेनियम की ज़रूरत होती है हर साल। हमारे यहाँ पे 24 रिएक्टर्स हैं, जिसकी मदद से न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होता है। उन रिएक्टर्स को रन करने के लिए इतने यूरेनियम की ज़रूरत तो होती है, लेकिन 70% ऑफ इंडियाज यूरेनियम रिक्वायरमेंट आर मेट थ्रू इम्पोर्ट, यानी कि डोमेस्टिक सोर्सेज अभी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं एज फार एज आवर नीड्स आर कंसर्न। भारत में यूरेनियम माइनिंग इज कैरिड बाय पीएसयू, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत जो यूरेनियम इंपोर्ट करता है वो मेजरली इन देशों से करता है, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कनाडा। नाउ इंडिया हैज आल्सो साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से भी खूब सारा यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे। भारत का लक्ष्य न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेकर के है कि हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करें बाय द ईयर 2047 अंडर आवर विकसित भारत विजन। करेंटली वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 8.7 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स ऑफ पावर, तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हम लोग INDC या पंचामृत स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया कहते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ये मेंस का प्रश्न दिया है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़े वहां पे इसमें थोड़ा मैप भी बनाएं, जहां पे भी माइनिंग वगैरह से प्रश्न हो कि कहाँ पे ये माइंस हैं, रिजर्व्स हैं, तो वहां पे मैप बना करके जरूर दिखाएं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया शुगर इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू।
भारत के शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, बट वी आर लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर, थर्ड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील एंड थाईलैंड। भारत के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र इज लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट करेंटली, यूपी से थोड़ा सा आगे वो निकल गया इन द ईयर 2025-26, अदरवाइज जनरली यूपी प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर केन या शुगर फॉलोड बाय महाराष्ट्र। लेकिन इस बार 25-26 वाले सीजन में महाराष्ट्र इमर्ज एज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट। शुगर प्रोड्यूस करने के लिए हमें शुगर केन चाहिए होता है। इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन in the year 2025-26 had gone up to 500 million metric tons. अब शुगर इंडस्ट्री एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसको लेकर के बहुत सारे चर्चा हो रही है रिसेंट टाइम में। कई सारे लोग कह रहे हैं कि रिसेंटली जो शुगर प्राइसेस में राइज देखने को मिल रहा है इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, इट इज़ बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। इस आर्टिकल में जो पीआईबी में पब्लिश हुआ है, सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये बात सही नहीं है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग से सबसे पहले तो ये समझिए कि सस्टेनेबल फ्यूल है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ ही साथ इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, जो कि भारत मेनली मीट करता है थ्रू इंपोर्ट, तो इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही है। प्लस एथेनॉल ब्लेंडिंग से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही है। तो इन जनरल एथेनॉल ब्लेंडिंग हेल्प्स इज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच, ऐसा सरकार ने कहा है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा रहा है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बचा रहा है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर का यूज विथ टाइम घटा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 22-23 ओनली around 12% of sugar was diverted for ethanol production, but in 25-26 only 9% of sugar was diverted for ethanol production. So ये जो एक अवधारणा बनाई जा रही है कि शुगर का डाइवर्जन बढ़ रहा है टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन, दैट इज इनकरेक्ट। 12% in 2022-23 has come down to 9% in 2025-26. तो डाइवर्जन ऑफ शुगर या शुगर केन टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन in percentage has come down. Another argument has been given that only 3/4, that is that nearly 3/4, that is 75% of ethanol production in India comes from grains, particularly maize. तो ज़्यादातर जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है भारत में वो मेज के थ्रू होता है, ना कि शुगर या शुगर केन से। फिर सरकार ने यह भी कहा है कि हाँ, शुगर के प्राइसेस बढ़े जरूर हैं, पिछले एक महीने में लगभग 16% बढ़ गए हैं, 48 रुपी केजी से 55 रुपीज़ केजी हो गया है। शुगर प्राइसेस हैव गॉन अप, लेकिन उसके पीछे कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है। सरकार ने बताया कि उसके पीछे कारण है लोअर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस साल सरकार उम्मीद कर रही थी कि लगभग 343 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस होगा, लेकिन हुआ सिर्फ 306 लाख मेट्रिक टन। करंट प्रोडक्शन इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्लस फेस्टिव सीजन के कारण डिमांड बढ़ा है, इस कारण से भी शुगर का डिमांड बढ़ा है, तो प्राइसेज ऊपर गए हैं। वेदर रिलेटेड डैमेजेस भी हुए हैं शुगर केन क्रॉप्स को, इस कारण से प्रोडक्शन घटा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी शुगर सप्लाईज में डिसरप्शन आया है, उसके पीछे एक कारण रसिया यूक्रेन वॉर है, और इस कारण से प्राइसेज इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर गए हैं। एंड देयर आर सम पीपल हु आर इंगेज्ड इनटू स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में दाम और बढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे आर इंगेजिंग इनटू इलीगल होर्डिंग दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस। तो सरकार ने अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि शुगर के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, साथ ही साथ जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है कि एथेनॉल से रिलेट करके शुगर के राइजिंग प्राइस को नहीं देखा जाना चाहिए। ओवरऑल जब शुगर इंडस्ट्री की बात चल रही है तो हम ये भी देख लेते हैं कि देयर आर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर के इंडस्ट्री या शुगर सेक्टर इन आवर कंट्री। एक तो शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन ग्रो करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है, उतने पानी में 25 हेक्टेयर ऑफ पिजन पी ग्रो किया जा सकता है। दूसरा, शुगर केन के लिए होता है एफआरपी। एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये भारत सरकार तय करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये वो प्राइस होता है जो शुगर मिल ओनर्स को देना होता है टू द शुगर केन फार्मर्स और प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर केन फ्रॉम द शुगर केन फार्मर्स। अब सरकार एफआरपी तय करती है,
स्टेट गवर्नमेंट्स एफआरपी से भी आगे बढ़ करके स्टेट एडवाइस प्राइस एसएपी तय कर देते हैं। एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिसी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि शुगर मिल्स हैव टू फेस ह्यूज फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। भारत के अंदर जो शुगर केन मार्केट होता है वो ये शुगर केन या शुगर मार्केट होता है वो डिसरप्शन फेस करता है और शुगर के प्राइसेज ऊपर जाते हैं। एफआरपी भारत सरकार तय कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जनरली उससे ज्यादा एसएपी फिक्स कर देते हैं एंड लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्राइस ऑफ शुगर। शुगर मिल्स महंगा शुगर केन खरीदेंगे तो फिर शुगर बेचेंगे भी महंगा। इससे भारत का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी सफर करता है, क्योंकि जब हम महंगा शुगर बनाएंगे तो बेचेंगे कैसे फॉरेन मार्केट में। शुगर केन से कैसे शुगर बनता है, कैसे एथेनॉल बनता है और क्या क्या बनता है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न था, यूपीएससी ने साल 2013 में पूछा था। एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया गया है। जैसे शुगर केन को ग्राइंड किया जाए अगर, उसका जो सॉलिड पार्ट रह जाता है, सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है, उसको कहा जाता है बकास। इट इज रिच इन फाइबर। इसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जा सकती है, स्टीम जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी रिच होता है तो हीट प्रोड्यूस करेगा। एनिमल को भी फीड किया जा सकता है फॉडर के तौर पे। तो ये सब फायदे, ये सब यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बगास का। ग्राइंडिंग के बाद एक तरफ तो आया बगास, दूसरी तरफ आता है जूस। ये जो शुगर केन जूस है इसकी प्रोसेसिंग करके शुगर बनाया जा सकता है, शुगर सिरप बनाया जा सकता है। इसी जूस से थोड़ा सा कम प्रोसेसिंग किया जाए तो फिर गुड़ बनता है, जैगरी। ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाए तो शुगर बनता है, और इसकी फर्मेंटेशन कर दी जाए इस जूस की तो एथेनॉल बनता है। इस डिस्कशन के बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न है, एग्जैक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फ्यूल के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर प्रश्न आ सकता है इस साल मेंस में। इस कारण से मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप शुगर केन का इस्तेमाल करें या मेज का इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली इट विल रिमेन अ फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल ओनली। भारत को चाहिए कि वो सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस करे। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Next topic is about ease of doing research and development in India report. This report has been published by नीति आयोग। नीति आयोग कहती है कि अपने इस रिपोर्ट में, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कि भारत के अंदर R&D पे एक्सपेंडिचर तो कम होता ही है। इट इज समवेयर क्लोज टू 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी। इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर on research and development is low as compared to any other developed country, जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया। इनके मुकाबले भारत का जीडीपी का परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लो। वो तो समस्या है ही, लेकिन और भी कई सारी स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं। प्रॉब्लम इन रिसर्च फंडिंग। अगर फंड एलोकेट भी कर दिया जाता है तो फंड टाइमली डिसबर्स नहीं होता, और फिर अगर एक साल के अंदर फंड का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया तो फंड लैप्स भी हो जाता है, अनयूज्ड फंड इज टेकन बैक। प्रोक्योरमेंट बॉटलनेक्स भी हैं। फंड्स को हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से ही प्रोक्योर, मतलब अगर कोई इक्विपमेंट खरीदना है फॉर R&D तो उसको तो पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही खरीदा जाएगा। अब उसमें काफ़ी समय लग जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर जिस तरीके का हमें इक्विपमेंट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो हम फिर प्रोक्योर भी नहीं कर पाते। तो ये रिसर्च स्कॉलर्स को ये समस्या फेस करनी पड़ती है, प्रोक्योरमेंट बॉटलनेक्स। ह्यूमन रिसोर्स की भी प्रॉब्लम है। मैनी रिसर्च स्कॉलर्स पोजिशंस आर वैकेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, IITs एंड IISERs एंड ऑल। तो ये सब समस्याएं हाईलाइट की हैं नीति आयोग ने अपने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और कंक्लूजन ये है, ये लाइन ये बस याद रखिएगा कि भारत के अंदर जो R&D प्रॉब्लम है, इट इज नॉट मियरली लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो अबाउट, लैक ऑफ मनी तो है ही, 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट ease with which researchers can obtain, utilize and manage resources. So ease of doing research also has to be brought apart from more and more money allocation. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल के क्वेश्चंस थे, इनका मैं आंसर के साथ अपडेट कर दूंगा PDF में। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।